नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस समय आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हल्के भी आप लोगों को लगभग कई तहसीलों में अलॉट हो चुके हैं, कई तहसीलों में होना बाकी है। तो आज की जो हमारी क्लास की सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों को खतौनी और खसरे के बारे में कुछ डिटेल्स जानकारियाँ देंगे ताकि आप खतौनी को पकड़ सकें, खसरे को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकें। इसी श्रेणी में हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है खतौनी व उसकी श्रेणियाँ। अभी तक आप लोगों ने खतौनी सुना होगा, ये इनके नाम से खतौनी है, इनके नाम से खतौनी है, लेकिन वो कैटेगरी होती है उसकी, वो कई कैटेगरीज में डिवाइड होती है। आइए शुरू करते हैं उनकी कैटेगरी को वन बाई वन समझने का और थोड़ा एक बेसिक जानकारी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं, अब खतौनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, ये श्रेणियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए, इसके बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर आपका आ जाएगा जो होता है वो श्रेणी एक यानी संक्रमणी भूमिदर। चलिए जानते हैं संक्रमणी भूमिदर क्या होते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों के नाम से खतौनी होती है, आपके दादा के नाम से, आपके पिताजी के नाम से, या कोई आप जो ज़मीन लिखाते हैं जो आपके नाम से होती है, उस ज़मीन को हम श्रेणी एक के तहत संक्रमणी भूमिदर के खाते में मानते हैं। ऐसी ज़मीनों पे आपका बहुत विशेष अधिकार नहीं होता, जिसके लिए राजस्व संहिता में कुछ धाराएँ बनाई गई हैं, उन्हीं के अधीन आपको इस पर कार्य करना होता है। मैं तो इतना कहूँगा, इसमें आप बहुत कम हस्तक्षेप करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं श्रेणी दो। श्रेणी दो क्या होती है? असंक्रमणी भूमिदर। असंक्रमणी भूमिदर मतलब सरकार की कोई ऐसी ज़मीन जो श्रेणी 5 के अधीन नवीन प्रति या पुरानी प्रति के खाते में हो और जिसका पट्टा दिया गया हो। मान लीजिए कोई पट्टा, कृषक पट्टा दे दिया गया हो किसी आदमी को खेती करने के लिए, और वह व्यक्ति उस पर 10 साल तक अगर खेती करता है तो 10 सालों तक वह उस पर असंक्रमणी भूमिदर रहता है। मतलब जैसे ही उसको पट्टा मिलेगा वो उसका मालिक नहीं होगा। मतलब श्रेणी दो मतलब आपका ज़मीन वो लीज पर दी गई, लेकिन आपका उसको स्वामित्व अधिकार नहीं प्राप्त होता। लेकिन 10 सालों तक अगर वह व्यक्ति उस पर खेती करता है, कृषि कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर वह संक्रमणी भूमिदर के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। तो श्रेणी 2 की ज़मीन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। श्रेणी 3 की ज़मीन क्या होती है? भूमि जो आसामियों के अध्यासन यानी अधिकार में हो। इस प्रकार की ज़मीन को हम श्रेणी 3 में ज़मीन लेते हैं। श्रेणी 4 की ज़मीन क्या है? भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो, जब खसरे के स्तंभ 4 में पहले से किसी व्यक्ति का नाम अभिलिखित न हो। इसके बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, पर आप ये जान लीजिए कि श्रेणी 4 की ज़मीन जो है, आप इस पर किसी का वरासत नहीं कर सकते। मतलब इसमें अगली पीढ़ी को आप स्थानांतरण नहीं कर सकते इस ज़मीन को। और जैसे ही आपको खतौनी में श्रेणी 4 की ज़मीन मिले, आप इसको खारिज करने के लिए श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजें। ये इंपॉर्टेंट ज़मीन अब हम अगले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रेणी 5। श्रेणी 5 में क्या आती है? नवीन प्रति और पुरानी प्रति बंजर। यहाँ पे प्रति नहीं होगा, ये होगा प्रति। ठीक है, तो नवीन प्रति, पुरानी प्रति और ये बंजर, ऊसर, ये सब है क्या? ये वही ज़मीन होती है जिनका आप किसी योजना के लिए आवंटन करते हैं, या फिर किसी गरीब इंसान को आप पट्टे के लिए आवंटन करते हैं, आवास आवंटन करते हैं, कृषि आवंटन करते हैं। आवंटन कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। पांचों आवंटन कैसे होते हैं, पट्टा किस प्रकार का दिया जाता है, उसके बारे में हम एक सेशन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे और जानेंगे। अगला जो होता है श्रेणी 6, ये इंपॉर्टेंट ज़मीन है, इसको ध्यान दीजिएगा। श्रेणी 6 एक अकृषक भूमि होती है, जिसमें जलमग्न भूमि होती है। जलमग्न भूमि में क्या क्या आ जाएगी, पहले आप ये जान लीजिए। जलमग्न भूमि में आपकी पहले नंबर पर आएगी नदी, उसके बाद क्या आएगा? नाला, गढ़ही, और आपका आ गया तालाब। ठीक है, ये सब ज़मीनें क्या हो जाएंगी? अकृषक भूमि यानी श्रेणी 6(1) में जलमग्न के खाते में आएंगी। इसका प्रयोग आप खसरा भरते हुए या एग्री स्टैक करते हुए भी इसको आप देखेंगे। 6(2) अकृषक भूमि, आबादी, चगरोट, खादगड्ढा, कजरी का मेला, विद्यालय आदि। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, 90% विवाद इस समय जो आजकल चल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो आबादी की ज़मीनों पे। क्योंकि आबादी की ज़मीनों पे किसी का क्लियर स्वामित्व तो लिखा तो होता नहीं है खतौनी में, केवल आबादी लिखी होती है। तो लोगों में विवाद इसको लेकर हमेशा क्या होता है? बना रहता है। तो आबादी की ज़मीन जिस पर आप स्वामित्व योजना का संचालन कर रहे हैं, चक्रोट, खादगड्ढा, कजरी मेला, विद्यालय, ये किस प्रकार की ज़मीनें होंगे? श्रेणी 6(2) की ज़मीन। तो ये हो गई मुख्य रूप से खतौनी की 6 श्रेणियाँ। इसमें इंपॉर्टेंट श्रेणी कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट श्रेणी आपकी हो गई श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 5 व श्रेणी 6।
ये चारों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे होगी। खतौनी जैसे ही खोलेंगे पहले पेज से आपको श्रेणी 1 मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि किसानों के नाम आपको मिलने प्रारंभ। श्रेणी 2 उसके बाद मिलेगा। लास्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5 और श्रेणी 6, ये आपको खतौनी के अंकित प्राप्त होंगे। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या दिया गया है कि हम खसरे की पड़ताल कैसे करते हैं। देखिए जो पहले तरीका होता था वो बहुत ही डिफरेंट था, अब जो है वो तरीका एकदम बदल गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मिनट। पहले देखिए इतने बड़े बड़े हम लोगों को फॉर्म मिलते थे। अभी देखिए खसरे के इतने बड़े बड़े फॉर्म आते थे। एक पेज मेरे पास बचा हुआ रह गया है, ये सरकारी पेज है। खसरा फॉर्म उत्तर प्रदेश प-क-3, याद रखिएगा इस फॉर्म का नाम प-क-3। क्या नाम है इसका यहाँ पे? प-क-3। तो खसरे का जो फॉर्म होता था प-क-3, इसमें 21 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 21 कॉलम। इन 21 कॉलम्स में आप देख सकते हैं ये 21 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। पहले नंबर कॉलम में हम क्या लिखते थे? खेत का नंबर लिखते थे। दूसरे नंबर में क्षेत्रफल, तीसरे में खतौनी का नंबर, चौथे में खातेदार का नाम लिखते थे, पांचवा डैश छोड़ देते थे, छठवें में सिंचाई का साधन, सातवें में खरीफ, सातवां आठवां नौवां ये खरीफ फसल के लिए होता था। उसी तरह से 10, 11, 12 ये रबी के लिए होता था। 13, 14, 15 जायद के लिए होता था। उसके बाद 2 फसली सिंचित और सिंचित आती थी। फिर अकृषक भूमि, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अकृषक भूमि क्या होती है, उसका ब्यौरा यहाँ पे देते थे। प्रत्येक खंड पर पूर्ण विकसित पेड़ों की संख्या, प्रत्येक खंड पर पूर्ण विकसित पेड़ों की संख्या, और लास्ट में हम टिप्पणी देते थे। तो हम बहुत लिखते थे, मतलब इसको हम लोग बहुत ही लिखते थे। लिखने के बाद इसको सबमिट करने के बाद फिर हम जाते थे खेतों में और वहाँ पे एक एक फसल को देखते थे। बट जैसे जैसे गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन को इन्हेंस किया, बढ़ावा दिया, अब ये सारे 5 कॉलम आपको भर के आ जाएंगे। किसान के नाम, हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन बस पोर्टल खोलना है। आप एक काम करो, उसका पहले आप प्रिंट आउट आपको मिल जाए, प्रिंट आउट आप लीजिए, क्षेत्र में जाइए, बस खाली आप नोट करके आइए किस घाटे में कौन सी फसल बोई गई है। खरीफ के सीजन की अलग पड़ताल होगी, रबी की अलग होगी, जायद की अलग होगी। हाँ, पहला क्वेश्चन ये पड़ताल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ। कभी बारिश आ गई और सारी फसल नष्ट हो गई, कभी सूखा आ गया कोई फसल नष्ट हो गई, यानी कोई भी आपदा आई या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उस प्रॉब्लम की कंडीशन में आप अपने इसी खसरे से जानकारी लोगे कि क्या इस किसान ने इस खेत में कोई फसल बोई थी। अगर बोई थी तब तो उसका लाभ मिलेगा, उसको जो आपदा का लाभ होगा या राहत राशि होगी वो उसको प्रदान की जाएगी। पर अगर उसने फसल नहीं बोई थी और वो फिर भी आ गया लाभ लेने के लिए, तो आप उसको लाभ नहीं देंगे। इसलिए खसरे की पड़ताल, देखिए खसरा क्या होता है, कभी कभी कुछ किसान ऐसे आएंगे, सरकारी ज़मीन होगी और आपको बोलेंगे सर आप इस पे लिख दो मेरा कब्जा है सर, खसरे में अपने दिखा दो। बट आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है तो आप मुकदमा करिए, उसको खाली करवाइए। लेकिन आप खतरे में अगर आप गलती से भी उसको लिख के दे दिए तो वो उसको लेकर चला जाएगा कोर्ट, और कोर्ट गया फिर कोर्ट आपको बुला के पूछना चालू कर देगी और आप फंस जाएंगे। तो कभी भी खसरे में छेड़खानी करने का प्रयास ना करें। किसी का भी नाम खसरे में बिन बात के कहीं भी सरकारी भूमि पर दर्ज ना करें। खसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होता है जिसके जरिए आप गांव में बैठे बैठे उससे और नक्शे के माध्यम से किसी भी लोकेशन पे क्या स्थिति है वो उसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं। तो खसरा एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रपत्र प-क-3 को इसको तैयार किया जाता है, किस पे? प-क-3 पे। ये आपके जब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें प्रपत्र जो होंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि खसरा जो होता है वो प्रपत्र प-क-3 पे तैयार किया जाता है, जिसमें हम गांव की विभिन्न फसलों की पड़ताल करते हैं, वो उसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। हाँ, खसरा किसका तैयार होता है? ज़िले का, गांव का, तहसील का। देखिए खसरा जो होता है वो हर राजस्व ग्राम का तैयार होता है। हम लोग की ट्रेनिंग में पूछा गया था, हम लोग नहीं बता पाए थे, बट अब जानकारी है। तो खसरा जो होता है वो प्रत्येक राजस्व ग्राम का तैयार किया जाता है। इसलिए फसली वर्ष के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे इस बार जुलाई से आपको 1432 फसली प्रारंभ हो गई है, तो अब हम 1432 फसली का पड़ताल करेंगे अपने खसरे पोर्टल। अभी इसके बारे में हम अब आगे आपको ऑनलाइन बता दे रहे हैं किस तरह से खसरे का पोर्टल ओपन किया जाता है,
क्या क्या चीज़ें उसमें दर्ज की जाएंगी और कैसी होगी। आइए दोस्तों, हम देखते हैं ऑनलाइन खसरे की पड़ताल किस तरह से की जाती है, कैसे पोर्टल्स को ओपन किया जाता है। कुछ लोग आपको अभी 1431 एग्री स्टैक के पड़ताल के बारे में बताएंगे, बट हमें 1431 के पड़ताल के बारे में नहीं जाना है। हमें भी पहले अपने जो रियल पोर्टल है खसरे का उसको देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खोल लेना है। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट्स पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर आप जूम करेंगे, देखेंगे यहाँ पे भूलेख खसरा है, इसको क्लिक करिए। ऊपर देखेंगे खसरा लॉगिन, क्लिक करिए। ऊपर खसरा लॉगिन को क्लिक करिए। नीचे आइए, लेखपाल हल्का लॉगिन आपको दिख रहा होगा, तहसील, क्लिक करिए। अब पोर्टल खुल गया। अब जिले को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखिए हर प्रकार के जिले दिख रहे हैं, उन्नाव, एटा, मैनपुरी, मुरादाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर। बट इसमें आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। अपना ज़िला सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मेरा ज़िला भदोही है तो मैं अपने भदोही ज़िले पे जाऊंगा। पहले भदोही ज़िले को मैंने क्लिक किया। फिर मेरी तहसील ज्ञानपुर। फिर मैं अपने हलके को चूज करूंगा। मेरा एक हलका मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कंचनपुर, जो कि है ऊपर। अब ये अब स के हिसाब से होता है कंचनपुर। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दूंगा, लेकिन मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसका जो कैप्चा कोड होता है वो भर देंगे। कैप्चा कोड आप डाल दिए। कैप्चा कोड डालने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आप देख रहे होंगे ऑप्शन लॉगिन, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके गांव खुल गए। मान लीजिए कोई भी एक गांव ले लिया, कंचनपुर। 1430 फसली है ये, खरीफ की फसल को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओके करिए, इसको हटाइए। देख सकते हैं फसल लॉक है, मतलब ये मेरा हो गया। लेकिन आप फीडिंग कैसे करेंगे, फीडिंग के लिए आप जाएंगे प्रविष्टि में। कोई भी एक गाढ़ा ले लीजिए अपने मन से। मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिया, क्लिक किया। 3 में देखिए 2-3 नंबर आ गए, मेंजुबला और ये। सेलेक्ट करिए, भाग 2 पे जाइए, फसल बसी जाए। आप देख सकते हैं इसमें पहले से ही धान मेरे द्वारा बो के रखी गई है। यहाँ पे सारी फसल आप देख लीजिए जो खरीफ में होती है। सिंचाई की विधि, सिंचाई क्षेत्रफल, असिंचित क्षेत्रफल। इस तरह से आपका नॉर्मल खसरा का पोर्टल ओपन होता है, जिस पर आप फीडिंग करते हैं। मुख्य पृष्ठ पे आ जाइए, बैक बटन को दबाइए, ओके करिए। और यहाँ से आप रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने जो फीडिंग की है वो अपने का हुआ या नहीं हुआ, खसरे का विवरण। ये देखिए, ये हो गया पूरा आपका ऑनलाइन खसरा। आप चाहिए देखिए किसानों के नाम दिए हुए हैं श्रेणी 1 वाली ज़मीन के। तो इस तरह से आप सभी किसानों के नाम, फसल देखिए बाजरा बोई गई है, और इस तरह से पूरे गांव का खसरा अब ऑनलाइन हो गया है। अब वापस बैक आते हैं। अब आप देखिए खसरा 1431 लॉगिन मैं करके दिखा रहा हूँ। लेखपाल हल्का लॉगिन सेम ही होता है, जो ऐसा प्रोसीजर उसमें होता है सेम टू सेम वही प्रोसीजर आप इसमें अपनाएंगे। सेम उसी तरीके से आप इसको करेंगे, कोई भी इसमें, और सेम वैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे। बट हाँ, अभी जो हमारा एग्री स्टैक है वो शायद अभी बंद कर दिया जाए, जैसा कि सुनने को मिल रहा है। तो आपको नॉर्मल खसरा पोर्टल पे ही वर्क करना पड़ेगा। बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें कंप्यूटरीकृत, डिजिटलाइज होकर सारे किसानों के नाम वगैरह और सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।